आज हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड एंड रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव्स के बारे में। तो वेव जो है किसे कहा जाता है? वेव जैसे कि आपने पानी के ऊपर लहरें देखी होंगी तो वो क्या कहलाती हैं? वेव्स कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ वेव्स होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, जैसे कि साउंड वेव्स हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वेव के एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड कहा जाता है जब हम किसी भी वेव को देखते हैं कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट से कितना ऊपर गई है। जैसे यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं और हम जो है वो देख रहे हैं कि अगर हम कोई दरिया देखें या समंदर देखें और जब उसमें पानी की लहर अभी ना बनी हो, तो जो इस पॉइंट पर वो होगा वो क्या है? वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो हमने एक ब्लैक कलर से लाइन लगाई हुई है। अब जब इसमें कोई वेव प्रोड्यूस होती है तो ये यहाँ से जितना मैक्सिमम ऊपर जाता है या हम देखते हैं कि मैक्सिमम नीचे जाता है, तो वो जो डिस्टेंस है इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक, उसे हम कहते हैं कि वो उसका एम्पलीट्यूड है, जैसे कि इस एरो से हमने दिखाया हुआ है। और अगर हम यहाँ से जो है वो लाइन ड्रॉ करें तो ये भी क्या होगा? ये भी यानी इक्विलिब्रियम से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और जो इक्विलिब्रियम से ऊपर वाला मैक्सिमम पॉइंट होता है उसे क्रस्ट कहते हैं। और इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम जो हम देखते हैं कि नीचे की तरफ को जो पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पर ये है, ये है, ये है, इसे ट्रफ कहा जाता है। इसके साथ साथ हम एक और चीज देखते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है उससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी वेव के पास कितनी एनर्जी है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने एक डायग्राम ले आए हैं और इस डायग्राम में हम दो वेव्स को देख रहे हैं। अब ये जो दो वेव्स हैं, एक का एम्पलीट्यूड हम देख रहे हैं कम है, ये इस वाली वेव का। अगर हम इसको कंपेयर करें इस वाली वेव के साथ तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। और अगर हम इसको देखें, हम कहते हैं कि ये जो है ये साउंड वेव है, तो यहाँ पर हम अपने सामने लिख लेते हैं कि क्या है? साउंड वेव है। तो जो साउंड वेव कम एम्पलीट्यूड के साथ होगी यानी कि उसकी एनर्जी कम है और वो आहिस्ता आवाज की होगी। और इसी तरह से अगर मैं बहुत ऊंचा अगर बोलती हूँ तो उसका मतलब है कि वो क्या है? वो लाउडर साउंड है। और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा उस वेव का वो ज्यादा होगा, क्योंकि हमने भी बात की कि जो एनर्जी है वो हमें पता चलती है उसके एम्पलीट्यूड से, कि उसका अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि इसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है इस वेव से। अब अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, कि टाइम पीरियड किसे कहा जाता है, तो जब किसी भी वेव के एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसे हम कहते हैं कि वो उसका टाइम पीरियड है। और अगर हम एक साइकिल की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इस वेव को देख रही हैं, तो यहाँ से हम कहते हैं कि इसका साइकिल स्टार्ट होता है। और जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो ये इसका एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो एक साइकिल को गुजरने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है वो हम कहेंगे कि वो इस वेव का टाइम पीरियड है। और कितनी वेव्स जो है वो एक खास टाइम पीरियड में गुजरती हैं, यानी कितने साइकिल्स गुजरते हैं, उससे हम जो है उतना ही टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है कि कितने वेव साइकिल्स पास कर रहे हैं एक सेकेंड में। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम जो है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि एक सेकेंड के अंदर ये जो वेव है ये अपने 3 साइकिल कंप्लीट करती है। जैसे यहाँ पर हमने उनको अब डिफरेंट कलर से शो किया, एक साइकिल, दूसरा साइकिल और यहाँ पर तीसरा साइकिल कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो वेव है ये 3 साइकिल्स 1 सेकेंड में कंप्लीट करी है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? वो 3। और अगर हम फ्रीक्वेंसी के यूनिट की बात करें तो वो उसे हर्ट्ज कहा जाता है, जिसे एच और कैपिटल एच और स्मॉल जेड से इस तरह लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम एक और वेव देख रहे हैं और इस वेव के
हम साइकिल्स देखें तो यहाँ पे अगेन हमने हर साइकिल को डिफरेंट कलर से शो किया है, और हम देख रही हैं कि कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, 4 साइकिल। और 1 सेकेंड के अंदर हमने देखना है कि कितने साइकिल जो है कंप्लीट हो रहे हैं, तो हम देख रही हैं कि 4 वेव साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही हैं 1 सेकेंड के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, और हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ रिलेशनशिप देखना है। तो हम इन दोनों के फॉर्मूलाज को अपने सामने लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पहले फ्रीक्वेंसी का लिखा है, और अब हम साथ में टाइम पीरियड का भी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे हमने बताया कि कितनी वेव पास करी हैं किसी खास पॉइंट से, और उनको गुजरने के लिए कितना टाइम चाहिए, वो हम कह रहे हैं कि होगा टाइम पीरियड टी। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन डिवाइडेड बाय टी से। इसी तरह से टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड भी हमने ये देखा था कि एक साइकिल को गुजरने के लिए कितना टाइम चाहिए, और इसी तरह से हम देखेंगे कि टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट, और उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वेव्स कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वहां से जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऊपर बात की थी कि 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स जा रहे हैं, वहां से 3 नंबर ऑफ वेव्स जा रही हैं। तो इस तरह से हम जो है वो वैल्यूज को पुट करके टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उससे क्या होगा। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं एन बाय टी है, और उसको मल्टीप्लाई किया टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड क्या है टी बाय एन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एन जो है वो एन से कैंसिल आउट हो जाएगा, टी जो है वो टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये किसके इक्वल रह जाएगा, 1 के। यानी कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि f इंटू टी इज इक्वल्स टू 1। अब अगर मुझे सिर्फ f को इसमें से कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगी, t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह हो जाएगा। तो इसे जो है वो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि f किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय t के। और अब अगर मुझे t को कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा कि जो f है यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, और अब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो इसके साथ डिवाइड हो जाएगी अगर मुझे यहाँ से t को निकालना है। यानी कि इसकी वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं कि t किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय f के। इसका मतलब है कि इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर हम जिस तरह से ऊपर बात कर रहे थे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर 3 है तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3, और टाइम पीरियड हमने कितना बताया था, 1 सेकेंड। तो मैं यहाँ पर 1 के साथ छोटा सा s लिख रही हूँ ताकि पता चले कि ये हमने क्या लिखा है, टाइम पीरियड लिखा है। अब इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन का मतलब, अब मैं यहाँ पर t लिखती हूँ, मुझे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय f, और f क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 0.3 हो जाएगा। और अगर इसको हम इस तरफ को सिंप्लीफाई कर देते हैं कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके, सॉरी, फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके इक्वल हो गई, वो 3 के इक्वल है। एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इनवर्स रिलेशन है इनका। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो टाइम पीरियड कम होता जाएगा, और अगर टाइम पीरियड को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। और ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमने जो अभी इसको इनकी जो इक्वेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई किया तो हमें पता चला कि इनके आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एम्पलीट्यूड एंड रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव्स के बारे में।